हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज से सेशन शुरू कर रहे हैं और रिवीजन जो है वो आपको इन सेशंस में करवाई जाएगी। तो हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक करेंगे ना वो आपका अकाउंटेंसी का करेंगे। तो अकाउंटेंसी में सबसे पहले चैप्टर आता है ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज जो हैं उसके थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट आवर्स है रिवीजन्स के, लास्ट डेज है रिवीजन्स के। तो बेटर है कि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलें। सो एमसीक्यू की बात करते हैं, साथ साथ जो वो है मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग टाइम। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्ट किसको बोला जाता है। एक प्रॉपर स्किल सेट प्लस उसके साथ नॉलेज भी आ जाती है, प्लस उसके साथ एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और साथ में आ जाता है एक्सपीरियंस, स्किल सेट, नॉलेज और प्रैक्टिस। उस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्ट। ठीक है। अब ये सब चीजों से आप सीख गए हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरह से करना है सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको क्या बोला जाएगा? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर या नन ऑफ दीज? मैं आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको क्लियरली जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसका आंसर है बुक कीपिंग, क्योंकि जब तक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद यानी कि रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको समराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग किया जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन की जाती है, और फिर हम उसको समराइज करते हैं। यहां तक हम सिर्फ अकाउंट्स ही बना रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन में ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग में उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग में उसको लेजर में रिकॉर्ड करना, समराइजिंग में उसके फाइनल अकाउंट्स बनाना, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही बना रहे होते हैं, इसीलिए इसको सिर्फ बुक कीपिंग कहा जाता है। जब हम लोग आते हैं ना कि हम इस इंफॉर्मेशन को जो हमने रिकॉर्ड की है इसको एनालाइज करें, मतलब इसमें से रिजल्ट्स निकालें। रिजल्ट्स निकालने के लिए वर्ड यूज होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करें, फिर उसके बाद में कम्युनिकेट करें सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, तो फिर वो बन जाता है अकाउंटिंग। देन इट बिकम्स अकाउंटिंग। सो आई होप इससे आपको क्लियरली बाइफरकेट हो गया होगा, क्योंकि बुक कीपिंग का दायरा सिर्फ इतना सा है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद में जो है वो अकाउंटिंग आ जाता है। तो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भी आता है, उससे रिजल्ट्स निकालना भी आता है, और उसको कम्युनिकेट करना भी आता है। तो अकाउंटिंग का दायरा ज़्यादा बड़ा है बुक कीपिंग से। साथ ही आपको एक और चीज़ बता दे रही हूँ, एक और चीज़ होती है दैट इज़ अकाउंटेंसी। अब आप बुक्स को बनाने के लिए, जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए, लेजर रिकॉर्ड करने के लिए जो आप लोग फॉर्मूलाज लगाते हो, जो लॉज लगाते हो, जो प्रिंसिपल्स लगाते हो, जो टेक्निक्स यूज करते हो, दैट कम्स इन अकाउंटेंसी। वो किस में आता है? अकाउंटेंसी में आता है। ठीक है। सो इसके साथ ऑप्शन ए गिवन है अकाउंटिंग, वो मैंने आपको समझा दिया। लेजर क्या है? लेजर एक बुक है, ठीक है, जिसमें पोस्टिंग की जाती है, मतलब जर्नल से अकाउंट्स को क्लासिफाई करके जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है। जहां पे पोस्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। तो लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है वो भी साथ में बता दे रही हूँ मैं। देखो, जब अपने फॉर्मेट में आना, सबसे पहले आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसीलिए उसको टी शेप बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड रहेगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड रहेगी। एक कॉलम आता है डेट का, एक कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के बाद एक कॉलम रहता है छोटा सा जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल फोलियो, देन कॉलम रहता है अमाउंट का। सेम कॉलम जो है वो क्रेडिट साइड पे जाता है। नाउ व्हाट इज जर्नल फोलियो? जर्नल फोलियो क्या होता है? अब देखो, मैंने जर्नल बनाया, आपने लेजर बनाया, मैंने जर्नल के किस पेज पे वो एंट्री डाली है, वो पेज नंबर जो है वो लेजर में शो किया जाएगा। दैट इज नॉन एज जर्नल फोलियो। ठीक है। नेक्स्ट इज the process of recording, classifying and summarizing all the business transaction in order to know the financial results। अब हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी पता करने हैं, उसके लिए हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं? अब हम सिर्फ समराइजिंग तक की बात कर रहे हैं ना, यही मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता के हटी हूँ कि रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो होनी है ना वो जर्नल में होनी है, जर्नल में या फिर सब जर्नल्स में। अब
जर्नल क्या होता है और सब जर्नल्स क्या होता है, जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। सब जर्नल्स को हम लोग साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी ये रिवीजन क्लासेस चल रही है, इसीलिए मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू सारे पॉइंट्स क्लियर करवा रही हूँ। सब जर्नल्स को सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत कम है, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में हम सारी एंट्रीज एक अकेले जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग कैश बुक अलग बनाते हैं, उसमें कैश के ट्रांजेक्शन्स डालते हैं। सेल्स बुक अलग बनाते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन डालते हैं, मतलब जो उधार पे की है, क्योंकि अगर कैश में की होंगी तो वो तो कैश बुक पे आ चुकी होंगी। परचेज बुक में हम लोग सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से हम लोग सेल रिटर्न बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। हम इस तरह करके ना बहुत सारी बुक्स बनाते हैं ताकि काम जो है वो डिवाइड हो जाए, क्योंकि एक दिन की ट्रांजैक्शन डेली की बहुत सारी है। तो रिकॉर्डिंग तो इसी में होती है। जब हम क्लासीफाइंग की बात करते हैं ना, तो क्लासीफाइंग किया जाता है लेजर में। यही जो आपने फ्रॉम जर्नल टू लेजर की जो जर्नी है ना, फ्रॉम जर्नल टू लेजर, अब मैं ये कहूँ कि आपने जर्नल बनाया, उसमें से जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड है तो वो कैश अकाउंट में आ जाएंगी। परचेज के रिलेटेड है वो परचेज अकाउंट में आ जाएंगी। कोई डेटर या क्रेडिटर है, मोहन सोहन है जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं या हमसे पैसे लेने हैं, तो उनकी एंट्री उसी के अकाउंट में चले जाएगी। सो जब हम लोग सेम नेचर की एंट्री, क्लासीफाइंग का एक मतलब पता है क्या है? ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। एक ही तरह की ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे लाके रखना, ग्रुप करके रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग, दैट इज इन लेजर। प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल में रिकॉर्ड करना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। सो एक एक एमसीक्यू से देख लो आपके कितने कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। समराइजिंग, समराइज हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। अब ये फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से हैं? इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है जो बहुत कम यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है जहां से हमें पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट बनती है जिसमें हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो अकाउंटिंग मैंने आपको बताया कि उसमें साथ ही साथ एनालाइजिंग भी हो जाती है। अगर बुक कीपिंग के साथ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन हो रहा ना, तो फिर वो चीज जो है वो अकाउंटिंग बन जाएगी। ठीक है। जर्नलाइजिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड जर्नल, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट इज कैश, गुड्स एंड एसेट्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जितना भी कैश, गुड्स या एसेट्स प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हु इज प्रोप्राइटर? दैट इज ऑनर। ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बिजनेस क्या है? एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब स्टार्टेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब स्टार्टेड। क्यों? टू अर्न प्रॉफिट्स। ये सारे एमसीक्यूज वही हैं जो मोस्टली आपके पेपर में सेट किए जा सकते हैं। ठीक है। सो प्रॉफिट कमाने के लिए जो बिजनेस शुरू किया गया है उसमें कैश, गुड्स या एसेट्स, गुड्स वो होती हैं, गुड्स क्या होती है? विच आर फॉर रीसेल पर्पस, स्टॉक, स्टॉक फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है। जैसे कपड़े की दुकान के लिए, गारमेंट्स वाली शॉप के लिए जो गारमेंट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, वो कपड़े जो भी हैं वो गुड्स हैं, कमोडिटीज है। ठीक है। सो प्रॉफिट के लिए जो हम अर्न करते हैं, दैट इज इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल, दैट इज नॉन एज कैपिटल। ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पर्सन, फॉर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। अब कोई पर्सन है, कोई फॉर्म है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसने पे नहीं किया प्राइस। अगर पे नहीं किया तो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट में पे कर देते हैं, क्रेडिट पेमेंट इज डन, और कैश पे पेमेंट इज डन, क्रेडिट पे पेमेंट इज टू बी डन। ठीक है। पेमेंट इज टू बी डन। साथ में मैं लिख रही हूँ इन नियर फ्यूचर, इससे आपको याद हो जाएगा कि फ्यूचर में पैसे देने हैं। तो कैश में जब पैसा ना दिया हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? जिस पर्सन ने पे ही नहीं किया, इसका मतलब उसने अभी पे करना, ही इज नॉन एज डेटर। ठीक है। डेटर हु ओज अस, जिसने हमारे पैसे देने। क्रेडिटर टू होम वी ओ, जिसको हमने पैसे देने। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। टर्म एक सुनने को मिलती है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, और एक टर्म सुनने को मिलती है, दैट इज ट्रेड पेबल्स। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है डेटर, एक आता है बिल रिसीवेबल।
ठीक है। अगर मैंने आपको एक पर्ची बना के दे दी, एक बिल बना के दे दिया कि इन फ्यूचर आप इतनी तारीख को इतने पैसे मुझे जमा कराओगे, तो वो बिल रिसीवेबल हो गया। अगर मैंने नहीं दिया तो वो हमारे डेटर है। इसी तरह से ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है। ठीक है। एक है प्रोप्राइटर, वो आपको मैंने बता दिया, ही और शी इज नॉन एज ऑनर। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग इज एन आर्ट साइंस एंड बोथ, बोथ है। पता है क्यों बुक कीपिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया स्किल सेट चाहिए। अभी आपको नहीं पता ना जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, कैश बुक कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी आप में वो स्किल्स नहीं है। वो स्किल्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है। नॉलेज होगी तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल्स बनेंगी अकाउंट्स बनाने की, और फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। ठीक है। सो इसको याद कैसे करना है कि पहले आप लोग नॉलेज एक्वायर करोगे, नॉलेज एक्वायर करके आप लोग प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, उससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, देन होगा एक्सपीरियंस। ये सब कुछ आता है आर्ट में। ठीक है। अब ये जो नॉलेज है, नॉलेज की बॉडी को क्या बोलते हैं? जिसमें आप प्रिंसिपल्स स्टडी करोगे, रूल्स स्टडी करोगे, लॉज स्टडी करोगे, फैक्ट्स स्टडी करोगे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये सिस्टमैटिक वे में जब स्टडी होगा उसको साइंस बोलते हैं। तो क्या अकाउंटेंसी की प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या आपने अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, एसेट्स, लायबिलिटीज, गुड्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसी सारी टर्म्स पहले सुनी थी? नहीं सुनी थी ना। अब सुन रहे हो ना ये वाली टर्म्स। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग की प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इसका मतलब वो साइंस भी है। सो इट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट, पर इनकम्प्लीट है। प्योर साइंस नहीं बोल सकते। अब आप ये पूछो कि प्योर साइंस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्योर साइंस में ना एक रिजिड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैं ये कहूंगी यही हुआ है तो ये आया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है। रिजिड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अकाउंटेंसी में रिजिड नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ सेल्स डिक्लाइन कर रही है, उसके बड़े सारे रीजन है। एक, प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो सेल कैसे करोगे? दूसरा, सेल्स वाले बंदे भाग गए तो सेल कैसे करोगे? मार्केट में कस्टमर की डिमांड नहीं है तो सेल कैसे करोगे? ये सारे रीजन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है द पायोनीर ऑफ अकाउंटिंग इज। पायोनीर का मतलब ओरिजिनेटर कौन है, बनाया किसने है? ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग भी मैं इसको बोलूंगी क्योंकि ये फादर ऑफ अकाउंटिंग भी है। इनका नाम है ल्यूका पेक्योली, ल्यूका फ्रेयर पेक्योली पूरा नाम है। ठीक है। ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इन्होंने बनाया। ठीक है। इनकी एक बुक भी है, उसका नाम भी आपको आता होना चाहिए, सम्मा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटा। ठीक है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, जर्नलाइजिंग आपको पता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बुक्स ऑफ जर्नल। Accounting records for a business enterprise is required by management outsiders, all of the above या none of these। ऑप्शन है all of the above, राइट आंसर है। पूछो क्यों? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट इज इंटरनल यूजर। हम दो यूजर्स में क्लासिफाई करते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल यूजर है, इंटरनल यूजर में रहता मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो ओनर्स है वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। मैनेजमेंट जो वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स आ जाते हैं। इनको ये देखना है कि हमने जो डिसीजन लिए हैं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उससे प्रॉफिट हो रहा है? तो उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए। उन्होंने ये देखना है कितना खर्चा आ रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना प्रॉफिट बच रहा है, एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी जा रही है, अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो मैनेजमेंट के लिए तो चाहिए। आउटसाइडर आ गए यानी कि एक्सटर्नल यूजर्स। इसमें हमारे डेटर्स हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं। इसमें हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, जो हमें पैसे देंगे ही नहीं अगर उनको पता ही नहीं होगा हमारी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस क्या है। रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च करनी है। जैसे अकाउंटिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो कंपनीज का डाटा चाहिए होता है ना, तो वो रिसर्च करते हैं कंपनी के ऊपर। बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। कस्टमर है जिसको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। ये सारे आउटसाइड पार्टीज हैं जिनको मतलब है बिजनेस से। नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन द मेन फील्ड ऑफ। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को अगर आप स्टडी करते हो तो किस में करते हो? जिसमें कॉस्ट आ गई ना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है।
विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, उसको चेक करना, चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा चेक कराना, उसको हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना जो, वो अपने आप में अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें सिर्फ हम डाटा रिकॉर्ड करके सेव करते हैं। जब हम उसमें से बेसिकली फोकस करते हैं ना इस बात के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट देखी जाए, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कितनी है, वेरिएबल कितनी है, तो वो कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग है कि गुड्स बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आया फैक्ट्री में, ठीक है। जब हम लोग मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं ना अकाउंट्स, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग बोलते हैं। अदरवाइज ओवरऑल जो चलती है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डबल एंट्री मीन्स। अब डबल एंट्री के बेसिस पे आपको पता है आपकी बुक का नाम ही डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। तो डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री का मतलब ये है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करना। एक डेबिट होता है और एक होता है क्रेडिट। उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री, दैट इज नोन एज डबल एंट्री। सो एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक्स, दो एस्पेक्ट्स की एंट्री को रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री, ठीक है। या एंट्री, सॉरी, एंट्री ऑफ टू डेट्स या एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री। कंफ्यूज मत हो ना, दो तारीखों की एंट्री को नहीं बोला जाता, बुक्स की दो एस्पेक्ट्स को नहीं बोला जाता, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को बोला जाता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन में होता है गिव एंड टेक, दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कैश पेड टू परचेज फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज करने के लिए मैंने कैश पे किया, व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास एसेट आ गया, टू कैश अकाउंट, है ना, जर्नल की एंट्री डाली मैंने, फर्नीचर पैसा, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। या इन शॉर्ट मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, फर्नीचर इंक्रीज हो गया क्योंकि मेरे पास फर्नीचर आ गया, कैश डिक्रीज हो गया। तो एक चीज इंक्रीज है, एक चीज डिक्रीज है ना, एक टेक है और एक गिव है। तो दो एस्पेक्ट्स है ना इस एंट्री के, कि एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, बुक कीपिंग कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनल या नन ऑफ दीज? प्राइमरी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो फाइनल इंफॉर्मेशन तो उसमें हुई। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वो होती है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है, पब्लिश्ड सोर्सेस होती है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग में क्यों आती है? क्योंकि जैसे मैंने सेल की तो मैं एक बिल बनाऊंगी जिसको मैं वाउचर बोलती हूँ, बोलते ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर है, ठीक है। सो वाउचर इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। बिल्स क्या कहते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सोर्स जहां से पता लगता है। सो बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है, पहली स्टेज है, तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन का पता लगता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, पता है डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री जो था ना सिस्टम, उसमें ये इनकम्प्लीट था, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सिस्टम था। इनकम्प्लीट सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, जैसे पैसा आया तो कैश रिकॉर्ड कर लिया कि कैश इंक्रीज हो गया, बस कहाँ से आया, किसने दिया, वो लिखा ही नहीं, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, कैश चला गया, वो लिख लिया कि कैश चला गया, किसके लिए गया वो लिखा ही नहीं। एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, इसको ना अब इवेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे सपोज करो आप अपने घर पे कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप ये देखते हो ना कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पे लगा, बस वही नोट करते हो, पैसा इतना आ गया, इतना खर्च हो गया। जैसे एक लिस्ट बनती है घर पे, कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं, कि राशन अगर आपने डालना है तो दाल इतने की, चावल इतने के, आटा इतने का, तो ये कच्चा चिट्ठा बन रहा है जिसमें सिर्फ ये लिखा जा रहा है इतना इतने पैसे खर्च होंगे। तो दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बुक इन्वॉल्व्स एटलीस्ट, डबल एंट्री है ना, तो टू एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, कम से कम दो अकाउंट्स, कम से कम दो, एटलीस्ट उसने पूछा है, एटलीस्ट ट्रू, मैक्सिमम जितने मर्जी, ठीक है। Deepthi wants to buy a building for her business today. What is the following relevant data for his decision? आज अपने इंपॉर्टेंस की बात आ गई, आज अपने बिजनेस के लिए आप एक बिल्डिंग खरीदने जा रहे हो, तो रेलिवेंट पोर्शन कौन सा है? सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर 10 लाख, बिल्डिंग कोस्ट डिटेल्स ऑफ 2003 1998, या सिमिलर बिल्डिंग कोस्ट इन अगस्त 2005 इज 25 लाख। अब आज के दिन अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो तो आपके लिए रेलिवेंट डाटा क्या होगा, ठीक है। सिमिलर बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, ये देखो बिल्डिंग कॉस्ट ये तो मैटर नहीं करेगी, सिमिलर बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, या सिमिलर बिजनेस ने रिक्वायर्ड बिल्डिंग कितने में खरीदी थी। तो इससे ज्यादा बड़ा दायरा इस ऑप्शन का है,
क्योंकि यहाँ पे उसने ये बोला सिमिलर बिल्डिंग कितने की, यहाँ पे उसने ये भी बोल दिया है कि सिमिलर ही बिल्डिंग है, रिक्वायर्ड बिल्डिंग जो चाहिए वही बिल्डिंग है, पर सिमिलर बिजनेस के द्वारा खरीदी गई है। मतलब आपका भी उसका भी कपड़े का बिजनेस था 2000 में, मेरा भी कपड़े का बिजनेस है 2021 में, तो सेम ही बिजनेस है और उसको रिक्वायर्ड बिल्डिंग जो चाहिए थी वो कितने में हुई थी, तो दिस विल बी द रेलिवेंट ना। सो दिस इज द राइट आंसर। विच इज द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहाँ से शुरू होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज है जो ट्रांजेक्शन है, कौन सी नहीं है, फिर हम उसको करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, वो किस में करते हैं? लेजर में, फिर हम लोग करते हैं समराइज फाइनल अकाउंट्स में, फिर हम लोग करते हैं एनालाइज, एनालाइज करने के बाद होता है इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट फाइंड होता है, इंटरप्रिटेशन के बाद होता है कम्युनिकेशन। सो लास्ट इज कम्युनिकेशन, ठीक है ना। Which qualitative characteristic of accounting information is relevant if the accounting information is clearly present? अगर accounting information clearly present की जाए तो कौन से qualitative feature के बारे में आपको पता लगता है? Understandability इसका सही जवाब है, क्योंकि understandability से ये पता लगता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया गया है। इवन लेमैन पता कौन होता है? नॉर्मल इंसान, ठीक है, नॉर्मल पीपल, पब्लिक जो है उसको भी समझ में आ रहा है कि लिखा गया कि प्रॉफिट इतने % कमाया जा रहा है, ठीक है। रेलिवेंस का मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, यानी इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, काम आ रही है। अगर मैं ये कहूं मैंने ये देखना है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो उसके रिकॉर्ड में ना दिया गया है कि शेयर का प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने इन्वेस्टर्स को फायदा मिला इस कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल है, दैट इज रेलिवेंस। कंपेरेबिलिटी, जब मैं 2020 के डाटा को 2021 के डाटा से कंपेयर करूंगी कि 2020 में इतना प्रॉफिट था, 21 में इतना और 2022 में इतना होगा, वो कंपेरेबिलिटी है। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस। अब जैसे मैं ये कहूँ कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपने 110 करोड़ प्रॉफिट कमाया, मुझे इसका प्रूफ दो, और उनके पास वो प्रूफ है, वेरीफाई कर पा रहे हैं वो उस बात को, तो उससे रिलायबिलिटी क्रिएट होगी। यूज ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट, तो कॉमन मेजरमेंट यूनिट से क्या होगा? कंपेरेबिलिटी होगी, कंपेयर कर पाओगे। 2020 में जो डाटा गिवन है वो भी रुपीज में गिवन है, 2021 में जो डाटा गिवन है वो भी रुपीज में गिवन है, 2019 में जो डाटा गिवन था वो भी रुपीज में गिवन था, फॉर्मेट भी सबके सेम है। यहाँ पे कैपिटल ही लिखी है, ये 2019 की, 20 की, 21 की, ठीक है, तो मैंने कंपेयर कर लिया कैपिटल को। एसेट्स लिखे, मैंने एसेट्स को कंपेयर कर लिया। तो सेम फॉर्मेट में अगर आप बनाओ, सेम यूनिट यूज करो, तो आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज बुक कीपिंग। कैश गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड, दैट इज कैपिटल। इंटरनल यूजर्स जो है, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स या रिसर्चर्स। तो मैनेजर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या है? टू हुम वी ओ, जिनको हमने पैसा देना है, ठीक है, आउटसाइडर है ये, इनसे हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया होता है, उधार पे सामान खरीदा होता है, चाहे गुड्स खरीदो चाहे एसेट्स खरीदो। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु आर येट टू इन्वेस्ट, जिन्होंने अभी इन्वेस्ट करना, जैसे मैं सोच रही हूँ कि नायका के शेयर्स खरीदूं या ना खरीदूं, तो आई एम पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ। रिसर्चर्स, जिन्होंने ये देखा कि मैंने इस कंपनी की रिसर्च करनी है, कब शुरू हुई थी, कैसे कैसे ग्रो किया, तो रिकॉर्ड चाहिए उनको उसके लिए, दैट इज रिसर्चर्स, ठीक है। सो ये हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेशन था। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपका कोई भी डाउट है ना, तो इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, आप वो चैनल ज्वाइन करो। उस चैनल को ज्वाइन करके आपके जो डाउट्स हैं, आप उन डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है, मुझसे पूछो, मैं आपको वहां पे जो है वो उस चीज का रिप्लाई दूंगी। कल हम लोग जो है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।